साथियों, आज जो है हम लोग बात करेंगे सेक्शन 485 BNSS पे। बेसिकली इट इज़ कंसर्न विद बॉन्ड ऑफ द अक्यूज्ड एंड द श्योरिटीज। इस सेक्शन के 4 सब सेक्शन है। एक एक सेक्शन को हम पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। एक नोटबुक जो है मेंटेन कीजिए और बेरेट अगर पॉसिबल है तो उसको ओपन कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब सेक्शन 1 ये कहता है कि बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड, किसी व्यक्ति को रिलीज करने से पहले, ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, हम पढ़ेंगे बॉन्ड को एज पर्सनल बॉन्ड। अ बॉन्ड फॉर सच सम ऑफ मनी एज अ पुलिस ऑफिशियल और कोर्ट एज द केस में बी थिंग्स सफिशिएंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन। तो जो है 3 लाइनें मैंने पढ़ी, जो कि आपको दिख भी रही है स्क्रीन पे, जिसके अवलोकन से ये स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को अगर बेल मिली है और बेल का जब होगा एग्जीक्यूशन और उसको जो है रिलीज करना है, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न पर्सनल बॉन्ड है या श्योरिटी बॉन्ड है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सम ऑफ मनी है वो तय करेगा पुलिस ऑफिशियल और कोर्ट। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये सम ऑफ मनी जो है आपको पे नहीं करना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो इंडेमिनिटीज़ हैं वो जो है एनेक्स करनी होती है। इन केस अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो श्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में पेनल्टी को भी इम्पोज कोर्ट कर सकता है या ऑफिशियल इम्पोज कर सकता है, और इसके साथ साथ जो इंडेमिनिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट में भी कार्रवाई को इन्फोर्स करते हुए जो अमाउंट है उस श्योरिटी बॉन्ड का, उसको भी जो है रिकवर किया जा सकता है। क्लियर बात है? तो ये सब कानून की बातें हैं, ये आपके संज्ञान में होनी चाहिए। तो मोटी मोटी बात क्या है कि किसी व्यक्ति को रिलीज़ करना है बेल पे, तो उसका पर्सनल बॉन्ड या उसका श्योरिटी बॉन्ड का जो सम ऑफ मनी है ये तय करेगा पुलिस ऑफिसर और कोर्ट। और ये अमाउंट जो है ये तय करेंगे लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ये अमाउंट किसी भी रूप में जो है एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर ये अमाउंट एक्सेस है तो आप रिलाई कर सकते हैं सेक्शन 484 BNSS पे। क्लियर बात है? और जो भी ये सम है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बॉन्ड जो है करना होगा एग्जीक्यूट व्हेन ही इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, कि जहां पर अक्यूज जो है रिलीज हुआ है बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे, बाय वन और मोर देन वन सफिशिएंट श्योरिटीज, एंड देयर इज अ कंडीशन दैट सच पर्सन शैल अटेंड एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन्ड इन द बॉन्ड, ही शैल कंटिन्यू टू अटेंड until otherwise directed by the police or by the court as the case may be। अगर उस कंसेंट बॉन्ड में ये शर्त है किसी स्पेसिफिक टाइम पर किसी स्पेसिफिक प्लेस को अटेंड करना है उस व्यक्ति को, तो उस बॉन्ड में अंकित उस शर्त की अक्षरशः पालना भी उसे सुनिश्चित करनी होगी, जब तक कि उस कंडीशंस को सेटिस्फाइड ना किया जाए, मॉडिफाइड ना किया जाए, और इसके बारे में फर्दर डायरेक्शन जो है ना दिए जाए उस अधिकारी के द्वारा जिसने ये डायरेक्शन दी कि आप बॉन्ड को जो है एग्जीक्यूट करें। क्लियर है बात ये? तो सबसेक्शन 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कुल मिलाकर के 2 हिस्से। सबसे पहली बात, बॉन्ड जो है देना है और इसमें क्या सम ऑफ मनी होगा ये तय करेगा पुलिस ऑफिशियल या कंसर्न कोर्ट। और दूसरी बात है, उसमें ऐसी कंडीशन लगा दी गई है किसी स्पेसिफिक टाइम पे और प्लेस पे आपको हाजिर होना है, तो वहाँ पर आपको हाजिर होना ही होना है जब तक कंडीशंस को सेटिस्फाइड, मॉडिफाई या फर्दर जो है चेंज ना कर दिया जाए बाय द कंसर्न पुलिस और बाय द कंसर्न कोर्ट एज द केस में भी। अब आते हैं सबसेक्शन नंबर 2 पे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। वेयर एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन ऑन बेल, कि कोई कंडीशन इम्पोज है अक्यूज को रिलीज करने के लिए बेल पे, तो कंसेंट बॉन्ड में या बेल बॉन्ड में उन शर्तों का हवाला दिया जाएगा। देखिए, कंडीशंस जो है इम्पोज होती है सेक्शन 480 में भी या 482 में भी या 483 BNSS में भी। तो ऐसी स्थिति में जो भी कंडीशन कोर्ट ने लगाई है कि आप गवाहों को टेम्पर नहीं करेंगे, एविडेंस को डिसबमिट नहीं करेंगे, आप इंडिया लीव नहीं करेंगे, या जो भी कंडीशन कोर्ट ने लगाई है उसका हवाला बॉन्ड में या बेल बॉन्ड में देना होगा। यह इंपेरेटिव है एज पर सेक्शन 485 सब क्लॉज 2 ऑफ BNSS। अब आते हैं सबसेक्शन नंबर 3 पे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कानूनी प्रावधान क्या है? इफ द केस सो रिक्वायर, ये एक स्पेसिफिक बात है जनरल वे में। द बॉन्ड और बेल बॉन्ड shall also bind the person released on bail to appear when called upon at high court or court of session or other court to answer charge। अगर उसमें ऐसी शर्त है कि स्पेसिफिकली अगर उसको तलब किया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या किसी भी कोर्ट के द्वारा टू आंसर एनी चार्ज, तो हाजिर हो जाएगा, तो वो कंडीशन लिखी भी जाएगी और उसकी अक्षरशः पालना भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी उस आरोपी को जिसको बेल पे रिहा किया जा रहा है, जिसके लिए सेक्शन 485 का सब क्लॉज नंबर 3 BNSS काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द श्योरिटीज आर फिट और सफिशिएंट, द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट्स इन प्रूफ ऑफ फैक्ट कंटेंट देयरिन रिलेटिंग टू द सफिशिएंसी और फिटनेस ऑफ द श्योरिटी।
तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कई बार कोर्ट को डाउट ही होता है कि जो श्योरिटी है वो फिट नहीं है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो कोर्ट वहाँ पर एफिडेविट ले सकता है श्योरिटी से। ये एफिडेविट का रिलेवेंसी क्या है? कई बार ऐसा होता है कि श्योरिटी जो है वो जमानत देता है कई केसों में, जबकि शर्त क्या है कि मल्टीपल केसों में आप जमानत नहीं दोगे। तो उसने ऐसा कृत्य किया तो नहीं है, इस बात की श्योरिटी के लिए भी कोर्ट जो है उससे एफिडेविट लेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सबमिट करते हैं ना पर्सनल बॉन्ड को और श्योरिटी बॉन्ड को, साथ में एफिडेविट लगता ही लगता है कि मैं किसी और केस में जो है जमानती नहीं हूँ, ये उसको लिखना पड़ता है। और मैं प्रतिभूति स्वरूप या इंडेमनिटी स्वरूप क्या प्रॉपर्टीज जो है रख रहा हूँ, हाइपोथिकेट या मॉर्गेज बिफोर द कंसर्न कोर्ट। क्लियर है बात है? और इफ इट कंसिडर नेसेसरी may either hold an inquiry itself or cause an inquiry to be made by a magistrate subordinate to the court as to such sufficiency of sureties including the fitness। तो कुल मिला के अगर कोर्ट को डाउट फर्दर हो भी गया और डाउट जो है बहुत ग्रेव है और कोर्ट को तक इंक्वायरी होल्ड करनी है, तो कोर्ट खुद से इंक्वायरी कर सकता है या किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जो कोर्ट का सबऑर्डिनेट है उसे इस काम के लिए पावर डेलीगेट कर सकता है, ताकि जो श्योरिटीज़ हैं उनकी सफिशेंसी या फिटनेस के बारे में जानकारी गैदर कर सकें और ये डिटरमिन कर सकें कि वेदर दे आर फिट और सफिशेंट फॉर द पर्पस ऑफ श्योरिटी और नॉट। अगर लगता है इंक्वायरी में कि ये सफिशेंट नहीं है या ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या फिट नहीं है, तो मजिस्ट्रेट जो है इशू करेगा शो कॉज नोटिस कि ये श्योरिटीज़ जो है फिट नहीं है, इनको रिप्लेस करो या नई श्योरिटी जो है रिकॉर्ड पे लेके आओ। ये आवश्यक नहीं कि नोटिस जो है लिखित में दिया जाए, ये मौखिक भी हो सकता है। क्लियर है बात ये? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सेक्शन 485 BNSS के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।